आज की डेट में बात करें तो बहुत सारे लोगों के लिए कनाडा एक ड्रीम कंट्री है। वो टूरिस्ट वीजा पे, पीआर पे, स्टूडेंट्स पे बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारी फाइल्स को रिफ्यूजल का सामना करना पड़ जाता है। तो उसमें से आज कुछ फाइल्स को लेके, टूरिस्ट या विजिटर वीजा फाइल को लेके बात करेंगे कि क्या सबसे मेजर मिस्टेक मोस्टली लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वीजा अप्रोच के ऊपर। आज की वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेंगी। तो बात करें टूरिस्ट वीजा को लेके, मैंने बहुत सारी फाइल्स देखी हैं। मैं ऑलमोस्ट 4 या 5 साल से इस फील्ड में हूँ। आई एम नॉट एन एजेंट। मैं पहले जॉब करता था, अभी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करता हूँ। बात करें तो मैंने बहुत सारी फाइल्स नोटिस की हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में थी, जो मेरी नॉलेज में थी। तो मैंने 2.5 लाख 2.5, ठीक है जी, 2.5 लाख पे भी मैंने एक वीजा देखा है। मैंने 30 लाख वाले को भी रिजेक्ट होते हुए देखा है। मैंने 6 पासपोर्ट, 7 पासपोर्ट एक बंदे के भरे, मैंने उसको भी रिजेक्ट होते हुए देखा है। ठीक है जी, 6 पासपोर्ट सिंगल एप्लीकेंट के ट्रेवल के भरे हुए, वो भी लास्ट 3 से 4 साल से, मैंने उसका भी वीजा रिजेक्ट होते हुए देखा है। ठीक है जी, 2.5 लाख वाला बहुत इजीली 10 दिन में मैंने वीजा उसका भी देखा है। ठीक है जी, तो अभी बात करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आती, क्या नहीं। सबसे पहले बेसिक सी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि हाँ यार, बैंक बैलेंस अच्छा दिखा दो, 25 लाख 30 लाख ऐसे दिखा दो, कहीं से अरेंज कर लो, बड़ी ट्रांजैक्शन सीधा 5 लाख का चेक लगा दो। नहीं, इस चीज को गलत वे में ले रहे हो। ये आपकी रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। अगर नॉर्मली आपके अकाउंट में 2-2.5 लाख है ना, सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, तो आपको तब भी वीजा आ सकता था, जबकि आपने वो 2-2.5 लाख पे सीधा 4-5 लाख की एंट्री एक और करवाई और 2-2.5 लाख को 7 लाख दिखा दिया। ऐसा मत करो। आपका वीजा आपकी प्रोफाइल के ऊपर होता है, आपकी आईटीआर वगैरह हो गई, आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो गई, ट्रैवल हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब एक सिंगल फाइल की बात लेके चलते हैं, सिंगल जैसे एक हस्बैंड वाइफ की बात लेके चलते हैं, तो आप खुद के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना, फिर शायद आपको समझ आ जाए भी मैं क्या कहना चाहता हूँ और एग्जैक्टली आप अपनी फाइल में क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ। हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, ठीक है जी, एक एग्जाम्पल है। हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं। अभी मैं गूगल सर्च करता हूँ कि मेरा कनाडा का ट्रैवल कितना कॉस्ट पड़ेगा। आज का अगर बात करूँ भी, मैं 2 महीने तक ट्रैवल करना चाहता हूँ। जस्ट एन एग्जाम्पल, 2 महीने बाद की जो टिकट है वो है 80,000 की, 1 पर्सन की, अप डाउन की। सो इट मीन्स अप्रोक्सीमेट 160, 1,60,000 रुपए हो गए हम दोनों की टिकट के। इसके अलावा रहना सहना खाना सब कुछ ऑलमोस्ट लगा के चलो तो 1 से 1.5 लाख का इजीली हमारा खर्चा है। जैसे 60-70 हजार का होटल मैंने चेक कर लिया, वो मैंने बुक करवा दिया, तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख हो गए। ये 1 से 1.5 लाख हम साथ भी लेके जाएंगे। कुछ खाना पीना है, घूमना है, वहाँ का ट्रेडिशन, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर, जो भी वहाँ पे घूमने की टूरिस्ट स्पॉट्स रहेंगी वो भी करनी है। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए हमारे दोनों के कॉस्ट करेंगे, अगर मैं बिल्कुल भी कंजूसी ना करूँ इस ट्रैवल के प्लान में। ठीक है जी, तो अगर 3 से 4 लाख रुपए का मेरा खर्चा, तो मेरे को ऑलमोस्ट इससे डबल या 1.5 ज्यादा मेरे को दिखाना चाहिए, सफिशिएंट रहता है। अभी जैसे मान लो मेरी सैलरी 20 या 25 हजार है, या मेरी सैलरी 40 हजार है, तो मेरी आईटीआर भी तो 40 हजार के हिसाब से 4,80,000 की होगी। मेरी वाइफ की सैलरी भी सैलरी के हिसाब से उनकी आईटीआर भी। अगर मेरी आईटीआर ही सिर्फ 4 या 5 लाख की है, तो मेरे अकाउंट में 20 लाख कैसे हो गए? यार 20 लाख मेरे को इकट्ठे करने ना, तो आई थिंक तो 4-5 साल या 10 साल मेरे को बिना कोई एक भी पैसा खर्च किए अपनी सैलरी से फिर जाके मैं वो इकट्ठे करूंगा। अगर मेरी सैलरी 40,000 है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, 40,000 या 50,000 मेरी अगर सैलरी होगी ना, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, तो 40,000 के हिसाब से मैं एक साल पूरा अगर एक भी पैसा खर्च ना करूँ, तो भी साल के एंड तक जाकर मेरे को 4,80,000 बनते हैं। और 20 लाख इकट्ठे करने के लिए बिना एक पैसा खर्च किए मेरे को 4 साल लगेंगे। तो ऑब्वियस है, घर पे खर्चा होता है, 50 तरह के और खर्चे हैं, अपना रहना है, खाना है, कपड़े हैं, बहुत सारी चीजें जो कि बेसिक नीड्स होती हैं एक बंदे की। ठीक है जी, तो इजीली मेरा घर का खर्चा जो 20 से 25 हजार रहेगा, तो 15,000 मेरी सैलरी से बचा। अगर 40,000 है तो 15,000 के हिसाब से मैं एक साल में सिर्फ 1.5 लाख या 2 लाख ही सेव कर पाऊंगा। एक कॉमन सेंस यूज करो, एक बेसिक सी चीज अपनी नोटिस करो कि हाँ यार, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो 20 में से 10 या 12,000 का तो आपका घर का खर्चा भी तो होगा ना। फिर आपने कोई चीज लोन पे लेकर रखी है, कोई आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, कोई आपके और फ्यूचर प्लान हो गए, कहीं इन्वेस्ट करते हो गए, बहुत सारी चीजें। एक बंदा इजीली अपनी सैलरी से 2,000-5,000 शायद बचा पाता है। अगर किसी की सैलरी अच्छी है तो वो 10-20 हजार बचा सकता है। तो 10-20 हजार बचाने वाला बंदा 20 लाख अकाउंट में कैसे दिखाएगा? ठीक है, वो आपका बैलेंस आपकी आईटीआर से मैच ही नहीं करता है, जिसकी वजह से रिफ्यूजल आती है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल की बात करूं, जैसे मैंने हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ली थी कि हाँ भी मेरी 20-30-40 हजार सैलरी है,
ठीक है। 4,80,000 की मेरी ITR है और मेरी वाइफ की ITR भी इतने के हिसाब से ही है, 4,80,000 या 5 लाख के आसपास की उनकी ITR है, ठीक है जी। तो ITR के हिसाब से मेरी सैलरी उन्होंने बाई 12 डिवाइड कर ली कि हाँ भी बंदे की 4,80,000 की सैलरी ITR है, तो 40,000 के आसपास ये अर्न करता है। तो बैलेंस भी तो उसके हिसाब से 3-4 लाख 5 लाख ही मैं दिखा पाऊंगा ना। ये बेसिक सी चीजें आप नोट नहीं करते और फाइल को रिफ्यूज करवा लेते हो। मैंने एक बंदे की फाइल देखी, 6 से 7 बार रिफ्यूज था, 8th टाइम मैंने उसकी फाइल लगाई, बेसिक से डॉक्यूमेंट बिल्कुल सारी गलत थी फाइल, कभी किसी से फाइल लगवाई, फिर किसी एक एजेंट से 2-3 बार ट्राई किए, इकट्ठे फाइल लगा चुके थे, कोविड के पहले की बात है, ठीक है। मैंने उसकी फाइल जब लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने एक एफिडेविट लगवा दिया कि हाँ भी पहले एजेंट से फाइल लगवाई थी, नहीं पता क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, देन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंपल एक बैंक बैलेंस रखा हमने। बंदे के पास खुद का बिजनेस था, तो बिजनेस के हिसाब से उन्होंने ITR तो भर रखी थी 4-5 लाख की थी, तो उसी के हिसाब से हमने हस्बैंड वाइफ के 5 से 6 लाख रुपए टोटल, मतलब उनके हस्बैंड के अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए थे, वाइफ के अकाउंट में 1.5 से 2 लाख रुपए थे, ठीक है। एक उनकी FD थी समथिंग 1 लाख के आसपास की, तो 6 से 7 लाख रुपए हमने दिखाए, जिसके ऊपर उनका वीजा आया। 7 बार रिफ्यूज होने के बाद भी उनका वीजा आया। तो ये बेसिक सी चीजें नोट करो। इसके अलावा जो लोग ट्रेवल कर चुके उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर कोई अच्छी कंट्री जैसे शेंगन हो गया, जापान हो गया या USA हो गया, जो ये कंट्रीज ट्रेवल कर चुके तो उनका 1-1.5 लाख 2 लाख भी बैलेंस भी सफिशिएंट है, क्योंकि एक ट्रेवल हिस्ट्री आपकी फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये बंदा ऑलरेडी अच्छी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज ट्रेवल कर चुकी, जिनका एक्सपेंस, ट्रेवल एक्सपेंस, एक बेसिक ट्रेवल एक्सपेंस कनाडा के एक्सपेंस से लेवल है जो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है जी। तो अगर वो बंदा वहां से वापस आ सकता है तो कनाडा से भी वापस जाने के चांसेस रहेंगे। जब उसका ट्रेवल रहेगा तो उन दिनों में ये अपने एक्सपेंसेस निकाल लेगा। तो एक ट्रेवल जिसके पास USA वीजा है या अच्छी कंट्री, शेंगन कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, ठीक है जी, ट्रेवल कर चुका है, तो उसको इजीली 1.5-2 लाख वाली प्रोफाइल पे भी वीजा आ जाता है। हमने वो भी देखा अपनी लाइफ के, जो 3-4 साल का मेरा इस लाइन का एक्सपीरियंस है, मैंने उन दिनों में ये वाला वीजा भी देखा है। तो ये बेसिक सी चीजें होती हैं, आप लोग नोटिस नहीं करते हो। 10 लाख 20 लाख दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल सर्च करो कि हाँ भी आपकी अगर 10 दिन का प्लान है तो 10 दिन का होटल क्या कॉस्ट करता है, बेसिक सा, ठीक है। कोई भी होटल चूज कर लो, अगर 5,000 पर डे का है तो 50,000 वो हो गया, ठीक है। हस्बैंड वाइफ को सिंगल रूम मिल जाएगा तो हस्बैंड वाइफ के 25 एक ऑलमोस्ट अगर बात करें पड़ता है दोनों को खर्चा, तो 50,000 टोटल कॉस्ट आपकी होटल की होगी। 1 लाख से 1.5 लाख आपकी टिकट का हो गया, 2 लाख रुपए आपका लगा के चलो ट्रैवल का, वहां का घूमने का, 3 लाख रुपए तक का आपका खर्चा। तो आप 3 का टोटल 4 से 5 लाख रुपए फंड दिखाओ, सफिशिएंट है, ठीक है जी। इजीली आपको वीजा मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी आपका लक है, ठीक है जी। आपकी प्रोफाइल, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी ITR, आपके अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसके हिसाब से, ठीक है जी। अदरवाइज सोर्स ऑफ इनकम, ITR और बैंक बैलेंस ये थोड़ा सा एक दूसरे से मैच करना चाहिए, वीजा के चांसेस इजी रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं वीजा ऑफिसर को वीजा देने में, वो तो चाहते हैं कि आप कनाडा आओ घूमने के लिए, कोई इशू नहीं है, वीजा ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम नहीं वीजा देने में। लेकिन एक 20,000 कमाने वाला बंदे के अकाउंट में 20 लाख कैसे पॉसिबल है, ये चीज आप समझते नहीं हो और वीजा रिजेक्ट हो जाता है लास्ट में। फिर आप फ्रॉड एजेंट्स के पास फंस जाते हो कि हाँ भी वीजा लगवाने के बाद 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, वो तो फिर अपनी फाइल में जो करते हैं आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही कोशिश थी मेरी, आपके साथ छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि हर बार आपके लिए एक जेन्युइन, ऑथेंटिक, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए अपडेट्स के साथ।